नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले औपचारिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। शपथ ग्रहण भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप भीषण ठंड पड़ने की वजह से खुले मैदान में शपथ न लेकर यूएस कैपिटल के रोटुंडा में शपथ लेंगे। इस साल अमेरिका में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। समारोह में जो बाइडेन और हिलेरी क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश समेत पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी शामिल होंगे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका को पहले से कहीं अधिक महान बनाने जा रहे हैं। अपनी सेना और सरकार से कट्टरपंथी वामपंथी विचारधाराओं को बाहर निकालने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो इजराइल हमास संघर्ष कभी नहीं होता। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनकी सरकार अपने संप्रभु क्षेत्र और सीमाओं पर फिर से नियंत्रण स्थापित करेंगे। शपथ लेने से पहले विजय रैली में ट्रंप ने घोषणा की है कि वो अमेरिकी धरती पर सक्रिय हर अवैध विदेशी गिरोह के सदस्य और प्रवासी अपराधी को बाहर निकालेंगे। विजय रैली में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन में युद्ध समाप्त कर देंगे और मध्य पूर्व में अराजकता को रोक देंगे। ट्रंप ने कहा कि वो तीसरे विश्व युद्ध को होने से भी रोकेंगे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की विजय रैली में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो एलन मस्क की अध्यक्षता में सरकारी दक्षता का एक नया विभाग बनाएंगे। मस्क ने भी कहा है कि अमेरिका को फिर से महान बनाना है। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में लौटते ही टिकटॉक सेवा बहाल करने की बात की है। टिकटॉक ने एक बयान जारी कर सेवा बहाली के लिए ट्रंप को धन्यवाद कहा कि सेवा प्रदाताओं को आवश्यक स्पष्टता और आश्वासन प्रदान देने के लिए धन्यवाद। ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी के समुद्र तट पर 47 फुट लंबी सैंड आर्ट बनाई। कलाकृति में ट्रंप के अलावा अमेरिका के राष्ट्रीय ध्वज और देश की संसद को भी प्रदर्शित किया। गाजा संघर्ष विराम समझौते के पहले दिन हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया और इजरायल ने 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। हमास द्वारा 471 दिन बंधक बनाए गए रोमी गोनेन, आमली दामरी और डोरोन स्टीन ब्रेचर इजरायल लौट आए हैं और अपने परिवारों से फिर मिल गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मई में उनके द्वारा निर्देशित समझौते से गाजा में संघर्ष रुका है। अब इसे लागू कराने में सहायक भूमिका निभाने की जिम्मेदारी अगले अमेरिकी प्रशासन की। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में पिछले साल अगस्त में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर केस में दोषी करार दिए गए संजय रॉय को आज सियालदह कोर्ट में सजा सुनाई जाएगी। सियालदह कोर्ट के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। सीबीआई ने अदालत में संजय रॉय के लिए फांसी की सजा की मांग की है। घिनौने वारदात के बाद अगले दिन ही संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन है। 70 सीट की विधानसभा के लिए 719 उम्मीदवार मैदान में। दिल्ली चुनाव में सबसे अधिक 23 उम्मीदवार नई दिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से, जबकि सबसे कम 5 उम्मीदवार पटेल नगर और कस्तूरबा नगर सीट से। दिल्ली चुनाव में 1522 नामांकन पत्रों में से 477 रद्द कर दिए गए हैं। चुनाव के लिए अगले महीने की 5 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। संदीप दीक्षित ने केजरीवाल से पूछा है कि उन्होंने गरीबों के मकान के लिए 10 साल से प्रधानमंत्री को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी। दीक्षित ने एक बार फिर उन्हें शीला दीक्षित के विकास कार्यों की याद दिलाई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 40
स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें अरविंद केजरीवाल समेत उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम भी शामिल है। केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल खुद पर हमले की कहानी गढ़ रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने अपनी बात के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। आपके स्टार प्रचारकों में आतिशी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राघव चड्ढा, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, भगवंत मान के नाम भी हैं। सत्येंद्र जैन भी प्रचार करेंगे। केजरीवाल पर कथित हमले के बाद से आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर हमलावर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने हमलावर को प्रवेश वर्मा का करीबी बताया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेर लिया है। महाकुंभ का आज 8वां दिन है। अब तक 7,72,00,000 श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। कल 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के अवसर पर प्रयास करें कि जो लोग जिस ओर से आ रहे हैं वहीं के निकटस्थ घाट पर स्नान कर सके। मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए हैं कि मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया जाए। श्रद्धालुओं के संगम तक आसानी से पहुंचने के लिए 30 पॉन्टून पुल बनाए गए हैं। ये पुल 5 टन तक का वजन सह सकते हैं। श्रद्धालुओं को इससे काफी सुविधा मिल रही है। महाकुंभ में साधु संतों के साथ तमाम श्रद्धालु ईश्वर की भक्ति के आनंद में डूबे हैं। संगम के तट पर आस्था, संस्कृति और एकता का अद्भुत दृश्य दिख रहा है। 11,000 त्रिशूलों के बीच 7,51,00,000 रुद्राक्ष मालाओं से बना 12 ज्योतिर्लिंग के महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना है। हर ज्योतिर्लिंग 11 फीट ऊंचा, 9 फीट चौड़ा और 7 फीट मोटा है। सभी ज्योतिर्लिंग के चारों ओर 7,51,00,000 रुद्राक्ष की मालाएं लिपटी हैं। ये मालाएं देश भर के 10,000 गांवों में घूम घूम कर और मांग कर एकत्रित की गई हैं। इनमें 1 मुखी से लेकर 26 मुखी तक के श्वेत, काले और लाल रुद्राक्ष का उपयोग किया गया है। सभी ज्योतिर्लिंग को स्थापित करने के लिए आतंकवाद का खात्मा, भारत को महान बनाना, बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा की कामना और गौरक्षा जैसी संकल्पनाओं को साकार करना है। इनमें 6 शिवलिंग दक्षिण मुखी और 6 शिवलिंग उत्तर मुखी हैं। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के पास हुई हिंसा में अब तक कुल 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा में शामिल अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर कैबिनेट की बैठक आज होगी। बैठक में जम्मू कश्मीर आबकारी नीति 2025 को मंजूरी, जम्मू कश्मीर जीएसटी अधिनियम में संशोधन समेत कई फैसले लिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के 22 फरवरी 2024 के फैसले को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था। अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हुए हमले के मामले में अभियुक्त मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को 24 जनवरी तक मुंबई पुलिस की कस्टडी में भेज दिया गया है। सैफ पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार अभियुक्त इस्लाम शहजाद के बांग्लादेशी होने पर उसके वकील ने आपत्ति जताई। कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वो बांग्लादेशी है और वो 6 महीने पहले भारत आया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के कटरा बडगाम रेल मार्ग पर अंतिम परीक्षण परिचालन पूरा हो गया है। 18 डिब्बों के साथ ट्रायल ट्रेन रविवार सुबह 8 बजे कटरा रेलवे स्टेशन से कश्मीर के लिए हुई रवाना। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक 41,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया। कटरा से बडगाम का ये रास्ता 326 किलोमीटर का है, जिसमें से 111 किलोमीटर का रास्ता गुफाओं में से गुजरता है।
संगलदान रेलवे स्टेशन और रियासी रेलवे स्टेशन के बीच भारतीय रेल ने रियासी जिले में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया है। ये पुल 1315 मीटर लंबा है। नदी तल से इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया आज दिल्ली में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने संबंधित 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारतीय संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग आज 3 दिन का समारोह आयोजित करेगा। इसमें प्रदर्शनी, प्रश्नोत्तरी, डाक सफारी और पत्र लेखन प्रतिस्पर्धा शामिल। गणतंत्र दिवस नजदीक है, इसके लिए पिछले कई दिनों से दिल्ली में परेड की रिहर्सल चल रही है। आज भी सुबह रक्षा कर्मियों द्वारा कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल की गई। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ समेत कई और राज्यों में सर्दी के साथ कोहरा और शीतलहर का प्रकोप है। दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी कोहरे और ठंड को लेकर अलर्ट जारी है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ एक हिस्सों में घने कोहरे की वजह से कई क्षेत्रों में दृश्यता शून्य रही। इससे हवाई सेवा और रेलवे दोनों प्रभावित हो रहे हैं। देश के कई एक हिस्सों में आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान लगाया है। दिल्ली के इंडिया गेट, मयूर विहार और अक्षरधाम में कोहरे की पतली चादर देखी गई। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर का बदरवाह बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। साथ साथ मौसम विभाग ने आज पुडुचेरी और कराईकल में गरज के साथ तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। कोमोरिन क्षेत्र और आसपास के दक्षिण श्रीलंका तट पर 35 किलोमीटर प्रति घंटे से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना। मछुआरों को इन क्षेत्रों में ना जाने की दी गई है सलाह। दिल्ली में ठंड से बचने के लिए लोग रैन बसेरे का ले रहे हैं सहारा। रैन बसेरों में रजाई और कंबल जैसी कुछ सुविधाएं मौजूद हैं, जिनसे लोगों को इस भीषण ठंड में राहत मिल रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए एक्सप्रेस 100। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक आज शुरू हो रही है। 24 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस क्लस्टर्स में आयोजित की जा रही बैठक में भारत की उल्लेखनीय प्रगति पर फोकस रहने की है संभावना। इस सम्मेलन में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत का नेतृत्व करेगा, जिसमें केंद्र सरकार और राज्यों के प्रमुख मंत्री शामिल होंगे। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे। CR पाटिल, के राममोहन नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी जैसे केंद्रीय मंत्री भी विश्व आर्थिक मंच की बैठक में शामिल होंगे। प्रतिनिधिमंडल में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू दावोस की यात्रा पर हैं, जहां वो 20 से 24 जनवरी तक विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बिजनेस चैम्बर CII द्वारा जारी सर्वे के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की समग्र विकास दर 6.4 से 6.7% के आसपास स्थिर रहने की उम्मीद है। 2026 में भारत की विकास दर बढ़कर 7.0% होने की संभावना। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो आम जनता के लिए रविवार से खोल दिया गया है। लोग निःशुल्क एक्सपो का आनंद उठा सकते हैं। भारत मंडपम में पहले 2 दिनों में 90 से ज्यादा
नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए। दूसरे दिन 22 विभिन्न ब्रांडों के 56 नए उत्पाद लॉन्च किए गए और द्वारका के यशोभूमि में 5 लॉन्च किए गए। दिल्ली में चल रहे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में ईवी सेक्टर में मेक इन इंडिया की धूम है। भारत कंपनियां ईवी सेगमेंट में कई नए प्रयोग कर रही हैं। नई दिल्ली में दिल्ली बिज एक्सपो अवार्ड एवं समिट का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में स्टार्टअप और युवा उद्यमी शामिल हुए। यहां उनके नवाचार और उद्यमशीलता को बिजनेस एक्सपो सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत की पहली सोलर इलेक्ट्रिक कार ईवा वैब मोबिलिटी ने 3.25 लाख रुपए एक्स शोरूम की शुरुआती कीमत पर देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक कार ईवा लॉन्च की। भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश कैलेंडर वर्ष 2024 में 17% बढ़कर $37.7 बिलियन हो गया, जो इससे पिछले वर्ष $32.29 बिलियन था। ये कॉरपोरेट क्षेत्र के बढ़ते हुए कद को दर्शाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कार्यक्रम में कहा कि मैडटेक सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और 2030 तक इसके $30 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद। विश्व बैंक की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते कर राजस्व के कारण भारत में राजकोषीय घाटा लगातार कम होने की संभावना जताई जा रही है। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि लेन देन के उद्देश्य से ग्राहकों को कॉल करने के लिए वे केवल 1600 फोन नंबर सीरीज का ही उपयोग करें। अगर बैंक और अन्य विनियमित संस्थाएं प्रचार उद्देश्यों के लिए ग्राहकों को कॉल या एसएमएस करती हैं तो उन्हें 140 फोन नंबर का सीरीज का उपयोग करना चाहिए। भारतीय मोबिलिटी उद्योग का आकार 2030 तक दोगुना होकर $600 अरब को पार कर सकता है। गूगल और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रिक, शेयर्ड और कनेक्टेड मोबिलिटी जैसे उभरते आय स्रोत $100 अरब का योगदान करने के लिए तैयार है। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैश का मानना है कि इस बार के बजट में ग्रामीण इलाकों से जुड़ी योजनाओं का आवंटन बढ़ सकता है। इसमें कल्याणकारी योजनाओं से लेकर अन्य योजनाएं शामिल होंगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मैरूस सेफकोविक के साथ व्यापार और निवेश पर उच्च स्तरीय वार्ता की। मजबूत भारतीय यूरोपीय संघ साझेदारी के लिए एक रूपरेखा भी निर्धारित की गई। म्यूचुअल इकोनॉमिक ग्रोथ के 6 सिद्धांतों पर फोकस किया गया। 6 सिद्धांत: मजबूत आर्थिक संबंधों, निष्पक्ष व्यापार, उच्च गुणवत्ता मानक, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स और आपसी विकास के लिए भारत की तकनीक और प्रतिभा का लाभ उठाने पर केंद्रित। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुंबई में भारत के अपने तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इसे स्टार्टअप और उद्योग जगत के हितधारकों को समर्पित किया। इनोवेशन कॉम्प्लेक्स 9 मंजिलों में फैला एक विशाल सेटअप है जिसमें अभिनव स्टार्टअप, MSME उद्योग और CSIR प्रयोगशालाओं के लिए सुसज्जित कार्यालय और नेटवर्किंग स्थानों के अलावा 24 रेडी टू मूव इंक्यूबेशन लैब है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने पुष्टि की है कि उत्तर मध्य नाइजर राज्य में एक व्यस्त सड़क पर पेट्रोल से भरे टैंकर के पलट जाने से उसमें विस्फोट हो गया, जिसमें 80 से अधिक लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हो गए। श्रीलंका के दक्षिणी प्रांत में 2 बसों के बीच जोरदार टक्कर हुई है। जानकारी के अनुसार इस हादसे के बाद 35 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कैलिफोर्निया में लगी आग से शुक्रवार तक कम से कम 27 लोगों की मौत हो चुकी है। अनुमान है कि नुकसान $20 बिलियन से लेकर $45 बिलियन तक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वॉशिंगटन डीसी पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से मुलाकात की। भारतीय पुरुष टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार आयोजित हुए खो-खो विश्व कप के खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया। भारतीय पुरुष टीम ने नेपाल के खिलाफ 54-36 के अंतर से शानदार जीत दर्ज की।
भारतीय महिला खो खो टीम ने खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। भारतीय महिलाओं ने फाइनल में नेपाल को 78-40 से मात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला टीम को खो खो विश्व कप जीतने पर बधाई दी। कहा कि ये ऐतिहासिक जीत उनके अद्वितीय कौशल, दृढ़ संकल्प और टीम वर्क का परिणाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुरुष खो खो टीम को भी बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि ये जीत युवाओं के बीच खो खो को और अधिक लोकप्रिय बनाने में देगी योगदान। अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप में मौजूदा चैंपियन भारत ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हरा दिया। भारत की विजय जोशिता ने को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पुरुष हॉकी इंडिया लीग में कलिंगा लांसर्स ने शानदार वापसी करते हुए दिल्ली एसजी पाइपर्स को 3-2 से मात दी। इस हार के बाद दिल्ली एसजी पाइपर्स को सीजन में अपनी पहली जीत की तलाश। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा शादी के बंधन में बंध गए हैं। नीरज ने हिमानी मोड़ के साथ 7 फेरे लिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें शेयर की। भारत के रोहन बोपन्ना और शुआई झेंग की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन मिश्रित युगल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। दूसरे दौर के मुकाबले में बोपन्ना और झेंग की जोड़ी को वॉकओवर मिल गया। आरेना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सबालेंका का सामना पावलीचेंकोवा से होगा। कोको गॉफ ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में गॉफ का सामना पाउला बादोसा से होगा। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन की क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में जोकोविच ने लेका को हराया। कार्लोस अल्कराज ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अंतिम 8 के मुकाबले में अल्कराज का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अंतिम 8 के मुकाबले में ज़्वेरेव का सामना टॉमी पॉल से होगा। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड ने ला पामास को 4-1 से हरा दिया। इस मैच में एम्बाप्पे ने रियल मैड्रिड के लिए 2 गोल किए। विक्टर एक्सेल्सन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया। विक्टर ने फाइनल में ली यू को दी मात। कोरिया के एन से यंग ने इंडिया ओपन का महिला एकल खिताब जीतने में पाई कामयाबी। यंग ने फाइनल में करणवीर मेहरा ने बिग बॉस 18 के विजेता की ट्रॉफी जीत ली। उन्हें शुरू से ट्रॉफी का मजबूत दावेदार माना जा रहा था। निम्रत कौर और अक्षय कुमार आगामी एक्शन फिल्म स्काई फोर्स में स्क्रीन स्पेस साझा करते हुए नजर आएंगे। निर्माताओं ने फिल्म का नया गाना रंग जारी कर दिया है। टीवी एक्ट्रेस और मॉडल उर्फी जावेद 400 सीढ़ियां चढ़कर शिव मंदिर पहुंची। एक्ट्रेस शिव की भक्ति में लीन नजर आ रही हैं। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जानवी कपूर के साथ अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म परम सुंदरी की शूटिंग शुरू कर दी है। अनुष्का शेट्टी की फिल्म घाटी की रिलीज डेट से पर्दा उठा। फिल्म 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म का निर्देशन जागर लामुडी ने किया है। जॉन अब्राहम की फिल्म द डिप्लोमैट की नई रिलीज डेट सामने आई है। फिल्म इस साल 7 मार्च को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। राजश्री प्रोडक्शंस की डेब्यू वेब सीरीज बड़ा नाम करेंगे का ट्रेलर रिलीज हो गया है। सीरीज में एक यंग कपल की लव स्टोरी है, साथ साथ फैमिली वैल्यूज भी शामिल। फिल्म द राजा साहब से प्रभास का नया पोस्टर हुआ रिलीज। फिल्म 5 भाषाओं में रिलीज होगी। तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में होगी रिलीज। विकी कौशल की फिल्म छावा का ट्रेलर 22 जनवरी को होगा रिलीज। रश्मिका मंदाना भी लीड रोल में आने वाली है नजर। जुनैद खान और खुशी कपूर नई जोड़ी फिल्म लवयापा में आएगी नजर। फिल्म 7 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।
इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।